गुड इवनिंग बच्चों। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ किन बच्चों के लिए। एक तो सीए फाउंडेशन के जो बच्चे रहते हैं, दूसरा आपका 11th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो सीए सीएस के, लेकिन वो नॉन कॉमर्स वाले होते हैं, उनको बेसिक्स में बहुत सारे अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम पड़ती है। उसके लिए मैं ये आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहले बच्चे, सबसे पहले क्या देखना है आपको बेसिक्स में बेटा? सबसे पहले देखना है आपको कि सर एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, एसिड्स के बारे में आपको पढ़ना है सबसे पहले। एसिड्स क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, एसिड्स होने के लिए आपको तीन कंडीशन पूरी करनी है। पहली कंडीशन कौन सी होती है बेटा? पहली कंडीशन कौन सी होती है कि सर इसके लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। एसिड्स के लिए क्या होना जरूरी है बेटा? वो एक रिसोर्स होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर बेटा ऑनरशिप या फिर कंट्रोल होना चाहिए। आप जिसके एसिड्स की बात कर रहे हो, कंट्रोल बाय एंटिटी, या तो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या एंटिटी की ऑनरशिप हो, या फिर ऑनरशिप नहीं है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि उससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं बेटा। जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं वो मिलने चाहिए। बेनिफिट्स आर पेंडिंग, मतलब आपको तीसरी कंडीशन का मतलब ये है बेटा कि आपको जो फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे वो मिलना बाकी है। मतलब एसेट्स में आपको तीनों कंडीशन के बीच में क्या है बेटा? एंड लगा हुआ है। तो कैसे समझोगे? एसेट्स होने के लिए तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन बेटा वो रिसोर्सेस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस पे ऑनरशिप होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है बेटा कि उससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं ना, वो बेनिफिट्स कैसे होने चाहिए? पेंडिंग होने चाहिए। मतलब हमें भविष्य में उससे क्या मिलेगा बेटा? फायदा मिलेगा। वो फायदा मिलना कैसा है बेटा? बाकी है। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लो बेटा। जैसे ये आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग एक रिसोर्स है बेटा, उससे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, और वो बिल्डिंग अगर आपकी होती है तब वो आपके लिए एसेट्स है। आपके पड़ोस, आपका जो पड़ोसी होता है उसका घर आपका एसेट क्यों नहीं होता है बेटा? क्योंकि कंडीशन नंबर जो सेकंड होती है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि ऑनरशिप किसकी रहती है? ऑनरशिप आपके पड़ोसी की रहती है। इस वजह से वो पड़ोसी की बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो आपको क्या याद रखना है? एसिड्स होने के लिए तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक बार मेरे साथ बोलो बेटा। रिसोर्सेस होना चाहिए, दूसरा क्या है? ऑनरशिप या फिर आपका कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होने चाहिए बेटा? पेंडिंग होने चाहिए। सेकंड टर्म आता है बेटा, सेकंड होता है कि सर ये आपका लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? तो लायबिलिटी के लिए बेटा, लायबिलिटी के मैं शॉर्ट में बताऊं, आपकी एक फिनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन कैसी ऑब्लिगेशन बेटा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन नहीं। कैसी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। किसकी वजह से होनी चाहिए वो? अगर आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाएगा बेटा? लायबिलिटी बोला जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते बेटा कि ये कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज ड्यू टू एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है बेटा, उसकी वजह से अगर आपकी क्या होती है, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज होती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन? क्या बोल सकते बेटा कि वो आपके लिए एसेट्स है। ठीक है, वो आप सॉरी वो आपके लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। तो ये दो टर्म आपने कवर कर लिए बेटा, पहला है एसेट्स और दूसरा आपका लाइबिलिटी। तीसरा पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है, वो है आपका कैपिटल। कैपिटल के बारे में समझने की कोशिश करो बेटा। कैपिटल क्या है? कैपिटल को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है पूंजी। आप यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है बेटा? देखो पूंजी कहां से आ रही है, ये आपको सोर्स देखना है। अगर आप पूंजी बैंक से लोन लेके रखोगे तो आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे बेटा? बैंक लोन। अगर आपने डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया है तो वो परसेंटेज डिवेंचर हो जाएगा। लेकिन अगर ओनर ने पैसा लगाया है
अपनी अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या बोला जाएगा बेटा, कैपिटल बोला जाएगा। काम की बात यह है कि सर कैपिटल को बैलेंस शीट में तो आप लायबिलिटी साइड दिखाते हो, तो उसका क्या रीजन रहता है बेटा, उसका रीजन रहता है आपका अपने एक बिजनेस, वो एक कंसेप्ट पढ़ा होगा बचपन में 11वीं क्लास में। कंसेप्ट कौन सा रहता है बेटा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या बोलता है बेटा कि बिजनेस अलग है और आप ओनर अलग है, दोनों लोग अलग अलग हैं। इस वजह से बिजनेस की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड किसको लिखते बेटा, कैपिटल को लिखते। तो कैपिटल को क्या बोल सकते बेटा, आप बोल सकते हो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ठीक है, तो जो भी ओनर अगर आपके बिजनेस में क्या करता है बेटा, कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, उसको बोलेंगे कैपिटल। फोर्थ पॉइंट है बेटा आपका कि सर एक्सपेंस किसको बोलते हैं, एक्सपेंस किसको बोलते हैं ना, तो एक्सपेंस के बारे में सोचो बेटा। एक्सपेंस और एसेट्स में थोड़ी सा डिफरेंस है। देखो एक्सपेंस के लिए क्या है बेटा, जो कंडीशन नंबर 3 थी ना, कंडीशन नंबर 3 को देखो, उसमें क्या लिखा था बेटा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर पेंडिंग। एक्सपेंस के केस में क्या रहता है बेटा, एक्सपेंस के केस में क्या रहता है, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो पेंडिंग होते हैं ना बेटा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो ऑलरेडी आप ले चुके होते हो। एक एग्जांपल को ध्यान रखो बेटा, जैसे आपने अगर 2-5 किलोमीटर सिटी बस से क्या किया बेटा, सफर किया, जो वो टिकट देते हैं ना बेटा, वो टिकट क्या है, वो आपका खर्चा है, क्योंकि वो टिकट का जो बेनिफिट्स है वो आप ले चुके हैं। आपने जैसे ही जर्नी कंप्लीट की तो वो टिकट क्या है, आपका एक्सपेंस था, 5 रुपए 10 रुपए का जो किराया। अगर आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले चुके होते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर आइटम को क्या बोला जाता है बेटा, एक्सपेंस। मैं अगर ऐसा बोलूं बेटा, क्या बोलूं कि इकोनॉमिक 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 बेनिफिट्स आर ऑलरेडी टेकन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्सपेंस। तो इन दोनों पॉइंट्स को बेटा समझने की कोशिश करो। मैंने एसेट्स में क्या बोला था कि इसमें क्या होता है बेटा, ये जो बेनिफिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ये इसमें पेंडिंग होते हैं। ठीक है, एसेट्स में पेंडिंग होते हैं। ठीक है, आपको बेनिफिट्स लेना बाकी है और इसमें आप बेनिफिट्स ले चुके होते हो। ठीक है, किसमें, एक्सपेंस में। अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट आप समझने की कोशिश करो। अगला पॉइंट है आपका, वो है आपका इनकम। अगला पॉइंट है आपका इनकम। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं बेटा ताकि आपको कीवर्ड्स याद रखें। आपको कीवर्ड्स याद रखना है, यहाँ पे आपको रटना नहीं है, लॉजिक पे पूरा पूरा फोकस करना है। इनकम, इनकम के लिए कीवर्ड्स है बेटा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आपने सर्विस रेंडर कर दी तो मानो आपकी इनकम रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही आपने सर्विस को रेंडर किया है, मेरा काम पढ़ाना है, अगर मैंने आपको पढ़ा दिया है तो फिर वो मेरे लिए क्या हो गई बेटा, इनकम हो गई। ये मैटर नहीं करता है कि मुझे कैश मिला है, मुझे कैश मिला है या फिर मुझे कैश नहीं मिला। ठीक है, मुझे क्या देखना है, इनकम होने के लिए मुझे क्या चेक करना है कि अगर मैंने सर्विस को रेंडर कर दिया ना तो वो क्या हो जाएगी बेटा, मेरी इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट बेटा आपको याद रखना, ध्यान रहे बेटा। सीए वाले हो, सीएस वाले हो, 11th 12th कोई भी हो, आपको इन 5 आइटम को ही पढ़ना है। 5 के अलावा कोई छठवां आइटम नहीं होता है। इन्हीं से आपका ट्रेडिंग बनेगा, इन्हीं से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और इन्हीं से आपकी बैलेंस शीट बनेगी। इस वजह से इन 5 टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो आपने क्या पढ़ा, बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा कि सर जब हम गुड्स या फिर एसेट्स को खरीदते हैं, बेचते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है। कभी हम परचेज की जगह एसेट्स लिख देते हैं, कभी सेल की जगह हम अलग अलग चीजें, आपको गुड्स और एसेट्स में मिक्स हो जाता है। मुझे लगता है बेटा, मैं अगर आप 5 मिनट मेरे साथ रहोगे अभी तो 5 मिनट के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गुड्स और एसेट्स के सेल परचेज में। ठीक है, तो बेटा एक चार्ट बनाते अपन, उस चार्ट से क्लियर करते हैं। देखो एक पॉइंट है बेटा आपका गुड्स का और दूसरा है आपका एसेट्स का। अच्छी तरीके से समझना बेटा, गुड्स क्या है, गुड्स जैसे ये एक्टिव पेन है, ये पेंसिल है, पेन है। अगर मैं इस पर्टिकुलर
पेन में ही डील करता हूं, इस पेन को बेचना खरीदना मेरा काम है, तो बेटा ये मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया। अगर ये इस पेन को, लेकिन ये पास में कंप्यूटर सिस्टम है या फिर दूसरा कार ट्रक फर्नीचर वगैरह है, ये मेरे लिए क्या है बेटा, एसेट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस गुड्स को क्या करूंगा बेटा, गुड्स को दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो मैं गुड्स का क्या करूं बेटा, परचेज करूं, क्या करूं, परचेज करूं, या फिर गुड्स को क्या करूं, मैं सेल करूं। अगर परचेज करूंगा तो क्या होगा बेटा, या तो ये कैश में होगा या फिर आपका क्रेडिट में होगा। ऐसे ही बेटा सेल के केस में होगा, या तो ये आपका कैश में होगा या फिर आपका ये क्रेडिट में होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब आप ऐसा समझने की कोशिश करो, पहले मैं थोड़ी सा क्रक्स बता देता हूं कि आपका जो एसेट होगा ना बेटा, एसेट्स आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कभी भी परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कभी भी सेल परचेज अकाउंट नहीं आएगा। आप परचेज करो या फिर आप सेल करो, ये कभी परचेज या सेल अकाउंट किसमें, एसेट्स के परचेज या सेल के टाइम पे ओपन नहीं होगा। तो एक चीज को आपने दिमाग में बैठा लो बेटा, सेल परचेज एसेट्स के केस में नहीं आता है। सेल अकाउंट या परचेज अकाउंट्स, एसेट्स को जब सेल परचेज करोगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि सेल आपका क्या है, सेल में क्या जाएगा बेटा, टर्नओवर का पार्ट तो आपका गुड्स का सेल परचेज ही बनेगा ना। जब आप गुड्स को सेल करोगे वही तो आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगा, वही तो आपका सेल्स अकाउंट में जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, पहले से थोड़ी सा ध्यान रखो बेटा कि कोई भी एसेट्स परचेज किया जा रहा है या फिर सेल किया जा रहा है तो कभी भी आपको परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट ओपन नहीं करना है। ठीक है, अब गुड्स के केस में आपका क्या होगा बेटा, इसमें आपका सेल करोगे तो सेल अकाउंट होगा, इसमें आपका सेल अकाउंट भी आएगा और इसमें आपका परचेज अकाउंट आएगा। तो एक चीज को आपको अपने दिमाग में जाने दो कि सर जो सेल अकाउंट हो या परचेज अकाउंट हो, ये कब आता है, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों जब आप गुड्स का सेल परचेज करते हो। अब आप नॉर्मल सा सोचने की कोशिश करो। ठीक है, अब आप नॉर्मल सा सोचने की कोशिश करो, कैसे करोगे कि सर अगर आप क्या कर रहे हो गुड्स को क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, और परचेज कर रहे हो तो सिचुएशन दो हो सकती है, या तो आप कैश में परचेज करोगे या फिर क्रेडिट में परचेज करोगे। तो आप खुद सोचो, जब आप कैश में परचेज करोगे तो आप दुकान पे जा रहे हो, दुकान पे क्या कर रहे हो बेटा, आप कस्टमर हो, ठीक है, किसी दुकानदार के पास जा रहे हो और आप परचेज कर रहे हो। तो आप परचेज करोगे जिस टाइम पे, तो आप क्या एंट्री डालोगे, परचेज करोगे कैश में, तो क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसको सोचो। आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना, तो पैसा जा रहा है तो टू कैश कर दूं, टू कैश क्यों होगा बेटा, क्योंकि आप कैश में परचेज कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स का परचेज कर रहे हो ना, इस वजह से क्या अकाउंट आ जाएगा बेटा, डेबिट में आपका परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे। अगर आप दूसरी सिचुएशन देखो, आप परचेज कर रहे हो गुड्स को, लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो तुरंत। ठीक है, तो आप ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो बेटा, वो कर रहे हो क्रेडिट में। क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करोगे तो परचेज तो होगा ना, तो परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा बेटा। लेकिन इस बार आपने कैश नहीं दिया है, इस वजह से क्या आ जाएगा बेटा, इस वजह से पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप परचेज करोगे कैसे बेटा, जब भी आप परचेज करोगे कैसे, कैश में, तो आपका कैश बाहर जाएगा, और जब भी आप परचेज करोगे क्रेडिट में तो पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे बेटा, पार्टी का नाम आ जाएगा। अब अपन आगे चलते बेटा, अगर आपने सेल किया है, अगर आपने सेल किया है और सेल किया है कैश में, अब आप सोचो कि आप दुकानदार हो, आप सेल कर रहे हो, आप सेलर हो, आप सेल कर रहे हो। अगर सेल आप कैश में कर रहे हो तो क्या होगा, उससे आपके पास पैसा आएगा ना बेटा, आएगा ना, वो पैसा आएगा तो कैश को क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। जो हो रहा है आप वैसा नॉर्मल सा सोचो, और क्या कर रहे हो, आप गुड्स में डील कर रहे हो, इस वजह से क्या आ जाएगा, आपका सेल अकाउंट आ जाएगा। दूसरा आपने क्या किया बेटा, सेल किया है, लेकिन इस बार आपने कैश में सेल नहीं किया है, इस बार आप उधार सेल कर रहे हो, तो सेल तो होगा ना। तो मतलब मैं ऐसा बोलूं कि टू सेल तो पक्का आएगा सर, टू सेल तो पक्का आएगा। अगर इस बार पैसा नहीं दिया तो आप क्या डेबिट कर दोगे बेटा, डेबिट क्या कर दोगे, पार्टी का नाम को आप क्या कर दोगे,
डेबिट कर दोगे। इस हिसाब से आपका गुड्स का सेल परचेज कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको ध्यान क्या रखना है कि सर ये आपका परचेज जब करोगे, आप गुड्स का परचेज जब करोगे तो आपको ये देखना है कि कैश में कर रहे हो कि क्रेडिट में कर रहे हो। अगर आप कैश में कर रहे हो तो कैश बाहर जाएगा, अगर आप क्रेडिट में कर रहे हो तो पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, पार्टी की लायबिलिटी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो टू साइडेड चीजें हैं बेटा, है ना। आपने आपने क्या किया, गुड्स को खरीदा, आपने परचेज कर लिया। अगर आपने पैसा दे दिया तो टू कैश कर दो, अगर पैसा नहीं दिया तो फिर क्या है, आपकी लायबिलिटी होगी ना बेटा, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी, तो पार्टी के नाम को क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने सेल किया है उस हिसाब से देख लो बेटा कि अगर आपने सेल किया है कैसे, कैश में किया है तो पैसा आ रहा है, आ रहा है। किस चीज को सेल किया है, गुड्स को सेल किया है तो टू सेल हो जाएगा। अगर आपने क्रेडिट में सेल किया है तो टू सेल होगा और टू सेल होगा और पार्टी का नाम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस बार आपको पैसा नहीं मिला है तो आप उसको डेटर क्रिएट करोगे, आप अपना एसेट बना लोगे। एसेट बनाओगे तो पार्टी को बेटा क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। अगला पॉइंट है बेटा कौन सा, एसेट्स का। अगर मैं बोलूं कि एसेट्स के लिए, एसेट्स के बारे में जाएं बेटा, एसेट्स के बारे में अगर बात करें कि एसेट्स की क्या सिचुएशन होगी, तो देखो एसेट्स के बारे में भी ऐसे ही सोचो बेटा, या तो एसेट्स का क्या करोगे, आप सेल करोगे, या तो एसेट्स को पहले परचेज करोगे, या फिर एसेट्स को क्या करोगे, सेल करोगे। अगर आप परचेज करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो या तो परचेज आप कैसे करोगे, कैश में करोगे, या फिर आप परचेज क्रेडिट में करोगे। सेल भी ऐसा होगा, या तो बेटा आप क्या करोगे, उसको कैश में करोगे, या फिर आप क्रेडिट में करोगे, है ना। अब इधर आपको अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करना है। कैसे, कि देखो बेटा, जब आप परचेज कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं परचेज, कैश में कर रहे हो। किसको कर रहे हैं बेटा, एसेट्स को परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो आप नॉर्मल से सोचो, फैक्ट्री गेट पे खड़े हो जाओ, है ना। अब आप देख रहे हो वहां से आप अकाउंटिंग को समझ रहे हो, एक मशीन खरीदी आपने, तो क्या हो रहा है बेटा, मशीन अंदर आ रही है ना, मशीन आ रही है तो जो आ रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट है, एसेट्स, अब मशीन आ रहा है बेटा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको क्या कर दो बेटा, डेबिट कर दो। तो आपने एसेट को परचेज किया है, तो वो जो मशीन को परचेज किया है तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। मतलब एसेट्स को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और इधर से आपकी तरफ से क्या हो रहा है, अगर आप कैश में उसको परचेज कर रहे हो तो कैश बाहर जाएगा ना, तो क्या कर दोगे बेटा, टू कैसे काउंट कर दोगे। लेकिन अगर आपने एसेट्स मशीन खरीदी बेटा क्रेडिट में, तो मशीन तो आएगी ना, तो एसेट्स को क्या करोगे बेटा, डेबिट तो करोगे। लेकिन इस बार आपने पैसा नहीं दिया, तो फिर आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे बेटा, पार्टी का नाम लिखोगे। यहां तक क्लियर हो गया, पार्टी का नाम लिखोगे। अब ऐसे ही सोचो आप सेल के टाइम पे, जब आप एसेट को सेल करोगे तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, एसेट बाहर जाएगा। एसेट बाहर जाएगा तो क्या लिखोगे आप, एसेट्स बाहर जाएगा तो टू एसेट होगा। इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, टू एसेट्स अकाउंट होगा बेटा, एसेट्स बाहर जा रहा है ना। अगर आप सेल कर रहे हो कैश में तो फिर पैसा आएगा बेटा, फिर पैसा आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर यही सिचुएशन बेटा क्रेडिट में होती है, क्रेडिट में होती है मतलब सेल करते हो आप एसेट को, कैसा, क्रेडिट में, तो एसेट तो जाएगा, एसेट तो जाएगा, तो टू एसेट करूं बेटा, टू एसेट करूंगा। और इस बार पैसा नहीं आया तो जिसको एसेट ट्रांसफर किया है उसका नाम आ जाएगा, सीधा सिंपल सा। तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब अगर आप देख पा रहे हो दोनों चीजों को, अगर आप देख पा रहे हो दोनों चीजों को, किस किस चीजों को बेटा, किस किस चीज को, कि अगर आपने एसेट्स को क्या किया, एसेट्स को परचेज किया है, अगर परचेज कैश में किया है तो आपका कैश बाहर जा रहा है। अगर आपने परचेज कैसे किया है, क्रेडिट में किया है, तो पार्टी का नाम आ रहा है। और अगर आपने एसेट्स को सेल किया है, ठीक है, तो एसेट्स बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर आपने सेल किया है कैश में तो कैश आएगा, और अगर आपने सेल किया है क्रेडिट में तो पार्टी का नाम आ जाएगा। नॉर्मल सी चीज, मतलब सीधा सीधा अकाउंटेंसी, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, नॉर्मल सा सोचो आप बिल्कुल। अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट नहीं हो, नॉर्मल सा भी सोच रहे हो, तो कैसे सोचेंगे कि सर कोई मशीन खरीदते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल सा। जो जो स्टूडेंट कॉमर्स के नहीं होते तो क्या वो समझते नहीं है, देखो मशीन खरीदते हैं तो मशीन तो आती है ना बेटा, आती है तो मशीन को डेबिट कर दो। अगर आपने पैसा दे दिया है तुरंत,
तो टू कैश हो जाएगा। अगर पैसा नहीं नहीं दिया है तो जिससे मशीन खरीदी है उसका नाम को क्रेडिट कर दो। आ रही बात समझ में? ऐसे ही जब सेल करते हो बेटा तो क्या होगा, जब सेल करोगे तो मशीन आपके घर से जाएगी तो टू मशीन कर दो। अगर पैसा सामने वाले ने तुरंत दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन हो जाएगा। अगर सामने वाले ने पैसा तुरंत नहीं दिया, क्रेडिट में अगर उसने परचेज किया है, मतलब आपने अगर क्रेडिट में सेल किया है तो क्या होगा बेटा, मशीन तो जाएगी तो टू मशीन होगा, और डेबिट किसको करोगे, उस पार्टी के नाम को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे। इस हिसाब से क्या कर सकते बेटा, आपको एसेट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसमें आपको एसेट्स को सेल परचेज के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कहीं पे भी ना तो कहीं पे आपका परचेज अकाउंट आ रहा है, ना ही यहाँ पे कोई सेल अकाउंट आ रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, एसेट्स को जब परचेज या सेल करते हैं तो कभी भी परचेज या सेल अकाउंट ओपन नहीं होता है। सर परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट कहाँ पे ओपन होता है, वो होता है बेटा कहाँ पे, वो जब गुड्स में डील करते हो। क्या करते हो बेटा, जब गुड्स को आप परचेज या सेल करते हो। कुछ बेटा बाय डिफॉल्ट अजम्पशंस रहते हैं गुड्स के केस में। क्या अगर ऐसा लिखा है बेटा कि गुड्स सोल्ड और अमाउंट लिखा है बेटा 5,000 का, ठीक है, तो इसमें ऐसा मेंशन नहीं ना बेटा कि ये सोल्ड किया है गुड्स को तो कैश में किया है कि क्रेडिट में किया है। तो ध्यान रहे बेटा, जब अगर गुड्स सोल्ड लिखा है और पार्टी का नाम मेंशन नहीं है और ना ही उसने ऐसा कुछ बोला है आपकी प्रॉब्लम में कि कैश में किया है क्रेडिट में किया है, तो पार्टी का नाम नहीं है ना, तो फिर आप इसको क्या मानोगे बेटा, इसको मानोगे आप कैश सेल। कैसा मानोगे बेटा, कैश सेल। अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है गुड्स सोल्ड टू राम और ये अमाउंट लिखा है बेटा 2,000 का, अब इसमें भी मेंशन नहीं है लेकिन इसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो आप क्या बाय डिफॉल्ट अजम्पशन मानोगे बेटा कि ये कैसी ट्रांजैक्शन है बेटा, क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इतना ध्यान। और नॉर्मल सी बातें जो और इसके अलावा जो भी होगा ऐसा सेम आप परचेज में सोच सकते हो कि लिखा है गुड्स परचेज, कुछ नहीं लिखा है कि कैश में परचेज किया कि क्रेडिट में परचेज किया, तो गुड्स परचेज अकेला लिखा हुआ है तो वो कौन सा परचेज हो जाएगा बेटा, कैश परचेज। अगर ऐसा लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, ठीक है, तो पार्टी का नाम लिखा हुआ है, अब मेंशन नहीं है कि ये कैश में किया है कि क्रेडिट में किया है, तब भी आप उसको क्या ट्रीट करोगे बेटा, जब पार्टी का नाम लिखा हुआ है बट मेंशन नहीं है कि कैसे है कि क्रेडिट है, तो पार्टी का नाम क्यों लिखा हुआ है, वो आपको बताना चाह रहा है कि ट्रांजैक्शन कौन सी है बेटा, ये ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट है। ठीक है, अब देखो इसमें आपने जो मैंने एक शब्द पढ़ाया था बेटा आपको एक्सपेंस, एक्सपेंस के बारे में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम कैसे होती होगी कि सर एक्सपेंस तो आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि एक्सपेंस की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो कैसे होगा, उसकी एंट्री को कैसे करेंगे। तो देखो बेटा पूरे एक्सपेंस को आप दो तरीके से तीन केस बना सकते हो, या तो आपका एक्सपेंस पेड होगा बेटा, या तो आपका एक्सपेंस पेड होगा, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते बेटा, ये आपका सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये आपका प्रीपेड सैलरी। ठीक है, अब देखो आपको टेंशन नहीं लेने का बेटा, आराम से सारी चीजें, इसके अलावा कोई दूसरा केस थोड़ी बन सकता है, चौथा केस थोड़ी बन सकता है बेटा, या तो एक्सपेंस पेड आएगा, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, या फिर प्रीपेड आएगा। अगर आपने तीनों सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया तो सारी चीजें क्लियर हो गई। एक्सपेंस पेड है, अगर वर्कर ने काम कर दिया और उसको आपने सैलरी दे दी, एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड, वर्कर ने काम कर दिया आपने सैलरी दे दी, तो ये क्या हो गया बेटा, सैलरी दे दी तो आपके लिए खर्चा तो हो गया, साथ में आपकी जेब से पैसा भी चला गया। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और ये पेड है बेटा, इस वजह से क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट, है ना। दूसरे केस में क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंस, अपन सैलरी का एग्जांपल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे सैलरी, है ना, सैलरी अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट कर दोगे और टू कैश कर दोगे। अगर वर्कर ने काम कर दिया, मतलब सामने वाले ने, एम्प्लॉय ने अपना काम पूरा कर दिया है,
ठीक है। लेकिन आपने सैलरी नहीं दी तो खर्चा तो है ना, खर्चा तो है ना, तो खर्चे को खर्चा बोल देंगे अपन, मतलब एक्सपेंस को तो क्या करना है, आपको डेबिट करना ही है। और सैलरी के एग्जांपल ले रहे हैं तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा बेटा। लेकिन आपने क्या किया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, काम सामने वाले ने कर दिया है, आपने पैसा नहीं दिया है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से बेटा एक आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी, मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। तो उस लायबिलिटी को क्या बोला जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर एग्जांपल लेके चल रहे अपन, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। अब अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट है कि अगर आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है बेटा, कि सामने वाले वर्कर ने काम नहीं किया, ठीक है, बट आपने सैलरी पे कर दी, है ना। जैसे वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का केस था बेटा, है ना, बट वो क्या हुआ, मार्च में उसके घर में कोई शादी थी, उसने बोला सर मार्च की सैलरी तो दे ही दो, साथ में अगले साल के अप्रैल मई जून की सैलरी भी दे दो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या किया बेटा, उसने काम तो किया नहीं है, बट आपने पैसा दे दिया है उसको, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, प्रीपेड हो गया, पहले से पे कर दिया। अब देखो पैसा आप देखो ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट्स कैसे हुआ, देखो पैसा ना जाना पैसे आने के बराबर होगा ना बेटा। जैसे अगर आपने पैसा आज दे दिया, मतलब अगले साल के अप्रैल मई जून में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, उस टाइम पे क्या होगा, आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। और जब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब बेनिफिट्स मिलना बाकी है, तो वो एसेट हो जाएगा। इस वजह से आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना बेटा, वो क्या माना जाता है, वो आपका एसेट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो मिलना बाकी होते हैं। आ रही बात समझ में, वर्कर आपके लिए काम करेगा और आपने अगर आज पैसा दे दिया तो बाद में पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स मिलना बाकी है तो वो आपके लिए एसेट हो जाएगा। अब आपको प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस की अकाउंटिंग के लिए, प्रीपेड एक्सपेंस की अकाउंटिंग के लिए देखो आप, 2 तरीके से आपको इसको देखना है। प्रीपेड एक्सपेंस की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो इसके 2 तरीके हैं बेटा, या तो ये राइट वे से करो आप, या तो ये इसका सही वाला तरीका है, और एक होता है बेटा रॉन्ग रूट, रॉन्ग वे, है ना। या एक है सही तरीका और एक है आपका गलत तरीका। सही तरीका क्या होता है बेटा, कि आप पहली बार में ठीक एंट्री डालो, क्या डालो कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दो, और आपके जेब से पैसा गया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, नॉर्मल सा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म। रॉन्ग वे में क्या रहता है बेटा, रॉन्ग वे में देखो अकाउंटेंट थोड़ी सा अच्छी सी नॉलेज नहीं थी उसको, कि जब प्रीपेड की एंट्री डालेंगे तो क्या करेंगे, तो सामने वाले को प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस पता नहीं था। इस वजह से उसने प्रीपेड एक्सपेंस की जगह क्या लिख दिया बेटा, उसने लिख दिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने क्या एंट्री कर दी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो बेटा करना क्या चाहिए था, करना चाहिए था प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन उसने डेबिट किसको कर दिया, एक्सपेंस को। अब इस गलती को सुधारने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है बेटा। एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया, ये गलत डेबिट किया, इसको हटाना है, वाइटनर लगा नहीं सकते हैं एक्सपेंस के ऊपर, तो क्या करोगे बेटा, अगर एक्सपेंस को गलती से डेबिट कर दिया है, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख दूं टू एक्सपेंस, मैं लिख दूं बेटा टू एक्सपेंस। क्या करना चाहिए था डेबिट, वो करना चाहिए था बेटा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपने प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब अगर आप देख रहे होंगे बेटा, अगर आप देख रहे होंगे तो देखो आप एक्सपेंस से ये एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है बेटा, कट हो रहा है। अब क्या बच रहा है नेट में, नेट में क्या बच रहा है बेटा, नेट में बच रहा है आपका प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
एक्सपेंस, मतलब ये राइट रूट। बट आपके टीचर आपको बचपन में क्या होते बेटा, इस एंट्री को बोलते हैं कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस की। लेकिन ये एडजस्टमेंट एंट्री क्यों आ रही है, ये पुरानी वाली एंट्री जो गलत एंट्री होती है ना, उसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। तो ये सर डायरेक्ट कैसे डाल देते हैं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्यों डाल देते हैं उसमें बेटा, ये ना जब ये डायरेक्ट एंट्री डालते हैं ना, तो ये पहली एंट्री की जो गलती होती है ना, ये गलती का बाय डिफॉल्ट अजम्पशन रहता है। मतलब ऐसा सोच लिया जाता है कि अकाउंटेंट आपका गधा था, उसको नॉलेज नहीं था, उसने पक्का प्रीपेड एक्सपेंस की जगह पे एक्सपेंस को डेबिट किया होगा। इस वजह से आपके मैम, आपके सर आपको डायरेक्ट ये एंट्री बता देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है बेटा, ये गलती हुई होती है आपकी, इस वजह से ये सेकंड एंट्री करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद पढ़ने वाले अपन एक और बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा था, अब अगला पॉइंट पढ़ते बेटा अपन इनकम। अगर सर ऐसा कुछ आप इनकम का बना दो, जो आपने एक्सपेंस के तीनों केसेस समझा दिए, अगर ऐसा इनकम के बारे में पता चल जाए तो बढ़िया हो। मतलब एक्सपेंस का कुछ भी आ जाए, एक्सपेंस के जो मैंने 3 केसेस पढ़ाए बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यही या तो एक्सपेंस पेड होगा, या आउटस्टैंडिंग होगा, या फिर प्रीपेड होगा। ऐसा इनकम में भी आप सोच सकते हो कि सर या तो इनकम आपका रिसीव्ड होगा, या फिर आपका अक्रूड इनकम, और अगला रहता है बेटा अनअर्न्ड इनकम। इसका दूसरा नाम रहता है बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। अब इसको समझ लो बेटा, मैंने पढ़ा दिया, आपने फीस दे दी, इनकम रिसीव, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया, आपने फीस दे दी, तो मैंने रेंडर कर दी सर्विस, मेरी इनकम है, आपने पेमेंट कर दिया, तो कौन सा केस आ जाएगा बेटा, पहले केस में फॉल हो जाएगा। तो सर एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉर्मल सा जो हुआ है, आपने पैसा दिया ना, आपने पैसा दिया तो मुझे पैसा मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। यहां तक क्लियर होगा। सेकंड केस क्या है, मतलब यहां पे क्या हो रहा था बेटा, इनकम ड्यू हो रही और रिसीव हो रही। पहले केस में क्या है बेटा, ड्यू एंड रिसीव। सेकंड केस में क्या है, सेकंड अक्रूड इनकम किसको बोलते बेटा, मैंने पढ़ा दिया है, फीस आना बाकी है। मैंने पढ़ा दिया तो रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो गई ना बेटा, तो ये इनकम तो है, तो टू इनकम कर लूं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब सर मैंने पढ़ा दिया है, फीस आनी बाकी है, तो फीस नहीं आई ना, तो मैं कैश तो डेबिट कर नहीं सकता हूं। अब कैश की जगह क्या हो जाएगा बेटा, अक्रूड इनकम अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा बेटा, अक्रूड इनकम अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, है ना। इस वजह से ये अक्रूड इनकम आपका बैलेंस शीट में एसेट तरफ चला जाएगा, मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब आप मुझे फीस दोगे, ठीक है, आप मुझे फीस दोगे तो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना। इस वजह से ये कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, कहाँ चला जाता है बेटा, ये एसेट में चला जाता है। अब अगला पॉइंट है बेटा कौन सा, इनकम रिसीव इन एडवांस। इसको बेटा फिर से वैसे ही पढ़ो, या तो आपका सही तरीका होगा, या तो आपका राइट रूट होगा, या फिर आपका रॉन्ग रूट होगा। राइट रूट होगा तो क्या होगा, नॉर्मल सी एंट्री होगी बेटा कि मुझे पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा मिला, इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो गई। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया बेटा, उसने इनकम रिसीव इन एडवांस की जगह उसने किसको क्रेडिट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, उसने कर दिया इनकम को क्रेडिट। मतलब जो अकाउंट उसको क्या करना था, जो उसको इनकम रिसीव इन एडवांस को क्रेडिट करना था, उसकी जगह उसने किसको क्रेडिट कर दिया, उसकी जगह उसने इनकम को क्रेडिट कर दिया। अब इस इनकम को हटाने के लिए बेटा, इनकम जो आपने क्रेडिट करके रखा है, अगर आपको इसको हटाना है तो आप क्या करोगे बेटा, सेकंड एंट्री क्या डालोगे, इनकम को क्या कर दो, डेबिट कर दो। और क्या करना चाहिए था आपको, इनकम रिसीव इन एडवांस को क्या कर दो आप, क्रेडिट कर दो। इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों,
इससे क्या होगा, इससे आपका ये इनकम से इनकम कट हो जाएगा, नेट इफेक्ट क्या बचेगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। तो ये आपका या तो आप इस रूट से करो या फिर इस रूट से करो, बट आपको 11वीं क्लास में डायरेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री बता दी जाती है कि आपका इनकम रिसीव इन एडवांस की क्या एंट्री होती है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इससे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, ये जो पहली एंट्री होती है बेटा, इसका ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन रहता है कि ये पर्टिकुलर एंट्री हुई होगी। तो यहाँ बताओ मुझे, आपने लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया बेटा एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से, कि सर एक रिसोर्स, वो हमारे लिए रिसोर्स होना चाहिए, उसके ऊपर या तो हमारी ओनरशिप हो या फिर हमारा कंट्रोल हो, दूसरी कंडीशन। तीसरा कि सर हमें फ्यूचर में उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलना बाकी होने चाहिए, बेनिफिट्स मिलना बाकी होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा बेटा कि लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी के बारे में क्या पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, लायबिलिटी के बारे में क्या पढ़ा कि सर एक फिनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है। किसकी वजह से होती है, जो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है ना, उसकी वजह से अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइज होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम लायबिलिटी बोल देते हैं। कैपिटल क्या है, अगर मालिक पैसा इन्वेस्ट करे बिजनेस में, खुद के बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करे बेटा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। अगला पढ़ा था बेटा एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस के लिए क्या है बेटा, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है अगर आप ले चुके हो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर ऑलरेडी टेकन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर ऑलरेडी टेकन, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका खर्चा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बेटा, एक और पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है आपका इनकम। इनकम के लिए क्या कीवर्ड्स याद रखोगे बेटा, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सर्विस रेंडर करना। जैसे ही आपने सर्विस को रेंडर कर दिया, जैसे ही मैंने पढ़ा दिया, तो मैं उसको क्या करूंगा बेटा, इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा कि मुझे फीस मिली है, मुझे फीस मिली है या नहीं मिली। अगर मुझे फीस मिल चुकी है तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगा, फीस नहीं मिली है तो अक्रूड इनकम को डेबिट कर दूंगा। मतलब मुझे भविष्य में फीस मिलेगी, मुझे भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बेनिफिट्स मिलना बाकी हैं। ठीक है, इस वजह से ये आपका एसेट्स हो जाएगा, बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड दिखाते रहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। थर्ड केस था बेटा, थर्ड केस कौन सा था आपका, थर्ड केस था कि सर अगर अनअर्न्ड इनकम है, बच्चों ने, आप लोगों ने फीस दे दी बट मैंने नहीं पढ़ाया, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है ना बेटा, मेरे लिए क्या बन जाएगी, वो लायबिलिटी बन जाएगी। इस वजह से नॉर्मल सी एंट्री क्या होगी, पैसा मिलेगा मुझे, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। लेकिन इसको एक और अलग तरीके से भी किया जा सकता है कि सर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया बेटा, उसको क्रेडिट किसको करना चाहिए था, उसको क्रेडिट करना चाहिए था इनकम रिसीव इन एडवांस का, लेकिन उसने किसको क्रेडिट कर दिया, उसने इनकम को क्रेडिट कर दिया। तो इनकम को उसने गलत क्रेडिट कर दिया ना, तो सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करना पड़ेगा, जो इनकम को आपने क्या किया हुआ है, जो इनकम को आपने क्रेडिट किया हुआ है, उस क्रेडिट इनकम को आपको हटाना है। तो हटाने के लिए इनकम को क्या कर दो बेटा, डेबिट कर दो। और जो चीज आपको क्रेडिट करनी थी, क्रेडिट किसको करना था, क्रेडिट करना था इनकम रिसीव इन एडवांस को, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इससे आपका इनकम से इनकम कट हो जाएगा, नेट इफेक्ट क्या बचेगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।